नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास और एक सुपर शो में। राजनीति के योद्धाओं का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, टीकमगढ़ की उस लड़की का किस्सा सुनहरे अक्षरों में नजर आएगा। वो लड़की कभी गांव में भागवत कथा सुनाती थी। उसके तेवर और वाणी महारानी को बहुत भाती थी। फिर क्या था, वो आध्यात्म से राजनीति की राह में मुड़ गई। 80 के दशक में राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गई। राम भक्तों में अलख उसी ने जगाई थी। मंदिर वहीं बनेगा, ये सौगंध राम की खाई थी। उसकी एक आवाज पर न जाने कितने भक्त मर मिटे थे। एक दौर था जब उसके भाषणों के ऑडियो कैसेट तक बिके थे, जिसकी शक्ति ने दिग्गी राजा का सिंहासन हिला दिया। मध्य प्रदेश में एक दशक के बाद कमल खिला दिया। एक ऐसी नेता जो अपनी बात पर अड़ गई तो अड़ गई, आंच उसूलों पर आई तो अक्सर अपनी ही पार्टी से लड़ गई। जोरदार तालियों से स्वागत करिए भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता, बेहतरीन वक्ता, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, देश की पूर्व कैबिनेट मंत्री उमा भारती जी का स्वागत है। दीदी आइए, उमा जी आइए, स्वागत है। आइए, जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आइए, उमा भारती जी का जोरदार तालियों से स्वागत करते रहिए आप। दीदी आज हमारे साथ आई हैं हमारे खास शो में एंड5 में। हमारे यहाँ पर एडिटर्स हैं, आप सबको जानती हैं। जयशंकर जी हैं, अशोक जी हैं, शंभुनाथ जी हैं, अभिज्ञान जी हैं, रामकृपाल जी हैं। दीदी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। लेकिन यहां पर जो बच्चे हैं, आपके आने से पहले मैं इन बच्चों से कह रहा था कि आज वाली सादगी देखकर उमा जी का तेवर का जो अंदाजा है वो मत लगा लेना। अपने जमाने की ये एंग्री यंग वुमन रही हैं। दीदी वो इमेज भी थी एक। मतलब आपका प्रोग्राम शुरू हो गया? जी जी जी। ओह अच्छा तो मैं इसका जवाब दूंगा आप? जी बिल्कुल। एंग्री यंग वुमन रही नहीं, मैं तो हूं अभी भी एंग्री यंग वुमन। ये अच्छी बात यह है ना कि बहुत सारी लड़कियां यहाँ बैठी हैं। ये बड़ी खराब बात है कि आप 60-65 साल के नेता को तो युवा कहेंगे, तो मैं कहाँ से यंग नहीं रह गई हूँ? मैं भी यंग हूँ। बताओ, ये बड़ी खराब बात है कि महिलाओं को ये बस 50 पार हुई और वो एंग्री ओल्ड वुमेन में कन्वर्ट हो गई। नहीं साहब, अपन 85 साल में भी एंग्री यंग वुमेन ही रहेंगे, हम बताएं। अच्छा, मैं इन बच्चों को बताना चाहता हूँ कि आप अपनी ही पार्टी के नेताओं को नहीं छोड़ती थी, तो फिर विरोधियों का क्या हाल होता होगा, ये अंदाजा लगाना भी जरा मुश्किल नहीं होगा? नहीं, इतना क्या था, सच्ची बताएं आपको, क्योंकि ये बच्चे सामने जो बैठे हैं ये बिल्कुल मेरी आत्मा का अंश जैसे, ये बिल्कुल समझ सकते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था कि मैं किसी का विरोध करती थी। मैं जो उचित होता था उस पर टिक जाती थी कि यही सही है। अब आप उसको समझ लो कि जो उसके बारे में सोच रहा है कि मैं सही नहीं कह रही हूँ, तो उसको लगेगा मैं उसको विरोध कर रही हूँ। मैं जो कहती थी मैं उसको सुनिश्चित करती थी कि ये बात सही है, तो मैं कहती थी या तो मुझे गलत साबित करो या नहीं तो मैं जो कहती हूँ वो होने दो। अब आप उसको जिस रूप में ले लो। दीदी, भारत के 70% भूभाग पर बीजेपी की सरकार आ गई। अयोध्या में राम मंदिर बन गया। जो एक भगवा आतंकवाद की थ्योरी थी वो कोर्ट में फेल हो गई। उमा भारती जी की सारी सौगंध पूरी हो गई या अभी कुछ बाकी है? अब असली बात तो शुरू होनी है। जो थोड़ी सी शुरू हो गई लेकिन अभी पूरी होनी है, वो है राम मंदिर से राम राज्य की ओर। राम मंदिर तो एक मंदिर है, उसके अंदर रामलला विराजमान हो गए हैं, लेकिन झोपड़ियों में जो बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई मिल रही है कि नहीं, उनको सरकारी अस्पतालों में अच्छी दवाई मिल रही है कि नहीं, गरीब आदमी को थाने में ठीक से FIR दर्ज कराने की सहूलियत मिल रही है कि नहीं, महिलाएं निर्भय होकर के विचरण कर पा रही हैं कि नहीं, लोगों को
अगर कोई परेशानी जिंदगी में आती है तो जिसको सुना रहे हैं वो उसका निदान करने की शक्ति रखता है कि नहीं। राम राज्य का मतलब है जहां विषमता नहीं है, डिस्पैरिटी नहीं है, और अभी बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है। लेकिन आप ये अभी कोरोना काल में हमने देखा है ना, इन बच्चों ने भी देखा है, लाखों लोग डेथ मार्च किए थे। गरीब मजदूर तबके के जो लोग थे उनको पैदल चलाया गया था जिन राज्यों में वो मजदूरी कर रहे थे, वहां से जहां के वो निवासी थे वहां तक के लिए। और एक तरफ हमने इसी भारत में वो दुनिया देखी थी उसी समय जिसमें अमीर लोगों ने अपने कुत्तों को हवाई जहाजों में बिठा करके भेजा था। तो ये तो रामराज नहीं हो सकता ना, इतनी बड़ी डिस्पैरिटी के साथ रामराज नहीं हो सकता। लेकिन दीदी रामराज का मतलब है सबको समान रूप से जीवन जीने का अधिकार मिले, सुविधाएं मिले। दीदी लेकिन 11 साल से ज्यादा आपकी सरकार को हो गए, आपको लगता है कि डिस्पैरिटी खत्म हो रही है अभी, जो आपने डिस्पैरिटी का अभी जिक्र किया? मैंने आपको जब ये बात कही तो मैंने ये भी कहा कि यह प्रक्रिया शुरू हुई जब मोदी जी ने सरकार बनाई, तो उन्होंने जो बातें कही मैं तो उनको बहुत गौर से सुन रही थी। जब वो पहला भाषण उनका पार्लियामेंट के अंदर हुआ तो मैं बहुत सजग थी कि ये क्या कह रहे हैं। और उस समय जो उन्होंने बात कही थी कि विकास तब जमीन पकड़ता है जब वो एक पब्लिक मूवमेंट बनता है, और जब तक वो जन अभियान नहीं बनेगा विकास, तब तक विकास एक सरकारी फाइल का हिस्सा हो जाता है। इसलिए उन्होंने ये बात कही थी कि कितनी शहादतें हुई थी आज़ादी के लिए, लेकिन अंत में स्वतंत्रता तब मिली थी जब गांधी ने आज़ादी की लड़ाई को जन आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात कही थी। तो विकास को भी जन आंदोलन बनाना होगा। जन आंदोलन का मतलब है कि विकास में सबकी भागीदारी करवानी होगी, जो किस तरह की योग्यता रखता होगा। तो मुझे लगता है कि मोदी ने तो अपने पहले ही दिन वो बात कह दी, वो उस एजेंडा पर चले भी। जैसे स्वच्छता अभियान है, वो जन भागीदारी के बिना नहीं हो सकता था। वो जोला वो योजना है, वो जन भागीदारी के बिना नहीं हो सकती थी। ऐसे कितने काम है जो जन भागीदारी के बिना हो ही नहीं सकते थे। और एक प्रकार से ये बात शुरू हो गई जो मोदी जी ने कही थी।